हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसा हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं। जल्दी से बता दो यार, मुझे उम्मीद है कि आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, अब निक्कू भैया हैं, क्या लाए हैं। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आपको ध्यान देना है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रोविजन आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो शायद अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में भी हम प्रोविजन को समझ नहीं पा रहे थे कई बार। तो यहां पर अगर आप थ्योरी उसका बेस बना लोगे ना, तो फिर आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आने लगेगा। और फिर बाकी निक्कू भैया तो है ही, है ना, वो तो समझाएंगे ही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना। तो देखिए, इसके अंदर हम अबाउट प्रोविजन जानेंगे, अबाउट रिजर्व जानेंगे, रिजर्व्स में बहुत सारी चीजें, सीक्रेट रिजर्व के बारे में भी जानेंगे, कैपिटल रिजर्व के बारे में भी जानेंगे। ये वर्ड्स आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगे जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे। तो इसके बारे में अभी से जान लेंगे तब हलवा लगेगा, है कि नहीं। चलिए फिर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस भी जानेंगे, क्या क्या चीजें होती है वो सब हम समझने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू किया जाए द शो। तो देखिए, प्रोविजंस एंड रिजर्व में सबसे पहले प्रोविजन। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ भैया, समझाते हैं। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी और अ लॉस। यानी कि कोई लॉस हुआ है या कोई लायबिलिटी का आपको प्रोविजन बनाना है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दैट मींस कि अगर आपके पास यहां पर, याद है आपको, अब तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, है ना। तो जितने भी लोग हमारे कॉमियंस है वो तो सब जानते ही हैं। बाकी जितने लोग भी हैं अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ तो पढ़ ही लिया है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है ना। यहाँ पे जब अपन बैलेंस शीट निकालते हैं तो लेट सपोज यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें दे दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, लेट सपोज, है ना। नेट प्रॉफिट ना तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूं ताकि आपको वैसे समझ में आ जाए, वरना आप कहोगे नेट प्रॉफिट तो भैया यहां आता है, ठीक है। तो लीजिए, इसको ग्रॉस प्रॉफिट समझ लेते हैं। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जब भी प्रोविजन बनेगा तो प्रोविजन यहां लिखा जाएगा, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या फिर डाउटफुल डेप्ट, जो भी लिखा हुआ होगा। तो अगर लेट सपोज यहां 10,000 रुपए आया तो जाहिर सी बात है अब आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा, 90,000। यानी कि ये प्रॉफिट को कम करता है, यानी कि ये प्रॉफिट को कम करता है। इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट में से पैसा निकालना, प्रॉफिट को कम करना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब आप 12th क्लास में जाएंगे जो सबसे पहला चैप्टर पाएंगे पार्टनरशिप का, उसमें इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आज से ही समझ लीजिए, वो एक्सपेंसेस जो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले डेबिट साइड पर लिख के माइनस किए जाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं, ठीक है। तो बस यही वो लाइन बोली गई है कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप कोई भी प्रोविजन बनाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कि पीएनएल के डेबिट साइड पर इसको लिखा जाएगा, ठीक है। ये डेबिट साइड है और ये अपनी क्रेडिट साइड है। डन। चलो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स और आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज अ एस्टिमेटेड अमाउंट व्हाइल लायबिलिटी इज अ डिटरमाइंड अमाउंट। प्रोविजन और लायबिलिटी ना लगभग सेम है, सेम ही नेचर के होते हैं, क्रेडिट इन नेचर होते हैं, क्रेडिट में ही आते हैं, पर एक इतू सा डिफरेंस क्या है, एस्टिमेटेड वर्ड और एसर्टेन्ड वर्ड, डिटरमिन्ड वर्ड। यानी लायबिलिटी आपको पता है कि ये कंफर्म है, ये लायबिलिटी है। प्रोविजन आपको पता नहीं है, कल को कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि प्रोविजन एक एस्टिमेटेड प्राइस होता है, आपको ऐसा लगता है कि डेटर 20,000 के हैं पर 1,000 नहीं देंगे। लायबिलिटी का मतलब है मुझे मालूम है कि इतना पे करना है या मुझे इतना नुकसान होने ही वाला होता है, ठीक है। बस ये एक बेसिक अंतर है, अदरवाइज प्रोविजन भी आपका क्रेडिट इन नेचर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग वेज फॉर वेजेस 50,000 पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज अ लायबिलिटी। अगर मैंने कहा कि 50,000 रुपए मुझे पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग है, दैट इज लायबिलिटी। क्लियर है, 50,000 रुपए पे करने हैं, वेजेस के रूप में पे करने नहीं किए हैं, मैं अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दूंगा, ठीक है। पर मुझे डेटर 1,000 रुपए नहीं देंगे, मुझे लगता है, वर्ड क्या है, लगता, तो फिर वो प्रोविजन हो गया, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोविजन। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन देखेंगे तो ये डिपेंड करता है, एक्रूअल assumption इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. इट मींस all liabilities, losses and expenses, whether determined or not, should be accounted in the books of account
टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि एक्रूअल एजम्पशंस के हिसाब से हमें पता है कि लायबिलिटी या लॉस या एक्सपेंसेस जो भी हैं वो डिटरमाइंड होने चाहिए एंड शुड बी accounted in the books of account to determine profit and loss of that accounting period. Liabilities amount which are not determined are recorded in the books of account on best estimation and show near to the actual liability or expense. The amount is set so aside is provision. यानी आपको ये तो पता ही है कि जो भी आपकी liabilities हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर आपने पे नहीं किया पर बाद में आप पे करोगे तो आप उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हो। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसकी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो पेमेंट करनी पड़ेगी तो इट मींस कि आज नहीं तो कल करोगे, है ना। तो वो लायबिलिटी में चला जाता है। मगर जहां पर आपको एस्टिमेशन लगाना पड़ रहा है एंड शो द नियर, यानी कि आपको कि भाई होगा इतना है, इसी के आसपास होगा, ऐसी लाइन यूज करनी पड़ रही है टू द एक्चुअल लायबिलिटी और एक्सपेंसेस उसकी जगह पर, तो ऐसे अमाउंट्स को आप कहोगे प्रोविजन। ठीक है, ऐसे अमाउंट्स को क्या कहोगे? प्रोविजन कहोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजन क्या होता है भैया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को अकाउंट फॉर करो। Where the amount of liability, expenses and losses are not ascertained or determined, they are estimated and accounted by the making provisions. यानी जहां पर भी आप एग्जैक्ट लायबिलिटी नहीं पता कर पा रहे, जहां पे भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो वहां पर आपको ये तो पता है ना कि ये लॉस हो सकता है या ये लायबिलिटी बन सकती है, तो आप उसका प्रोविजन बना दीजिए ना कि मुझे लगता है इतना हो सकता है। अब यहां पे एक केस आ जाता है, मैं अभी सबको दिमाग में बता दे रहा हूं कि प्रोविजन में आपको लग सकता है 10%, मुझे लग सकता है 7%, 5% या 12%। तो क्या भैया यहां लगने का कोई हिसाब किताब है? नहीं, एक थोड़ा सा जनरलाइज वे में लगना लगाया जाता है। इसीलिए तो जब ऑडिटर यानी कि सीए साहब जब ऑडिट करते हैं तो वो यही चेक करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए था, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है कि भाई कितने का प्रोविजन बनना चाहिए था इस सिचुएशन में, तो फिर वो अपना एक एजम्पशन लगाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके मन को भाया और आपने कहा 25% प्रोविजन, अरे नहीं चल आज 50% प्रोविजन, कम कोई नहीं बनाता है। इसलिए मैं कम का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। मोस्टली लोग प्रोविजंस का थोड़ा सा खेलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इसीलिए प्रोविजन मोस्टली ज़्यादा ही बनाए जाते हैं, या सिचुएशन वाइज कम भी किया जा सकता है, बट मोस्टली ऐसा केस होता है जब प्रोविजन को बढ़ा के दिखाया जाता है क्योंकि उससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑल्दो ये कम भी किया जा सकता है, सिचुएशन वाइज होता है, तो इसलिए हाँ ये भी कहना सही नहीं एग्जैक्टली कि होता ही नहीं है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। कई सिचुएशन में प्रोविजन को कम भी किया जाता है। बेसिक पॉइंट यह है कि यहां पर आपको ऐसा फील आ रहा है, आपके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको लगता है लॉस तो होगा या लायबिलिटी तो रेज हो रही है, पर कितने की हो रही नहीं पता, तो आप उसको प्रोविजन में डाल दोगे। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी के हिसाब से जो बुक्स है ना वो ऐसे ऐसे हैं, फिर मैं अपने अकाउंटेंट सीए साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आएंगे, कहेंगे ओके टिंग 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 टिंग, कुछ टैक्स को कम करते करते कुछ वैल्यू तक ले आएंगे, है ना। तो जो मैंने प्रोविजन बनाया था हो सकता है उससे कम मुझे पे करना पड़े, है ना, हो सकता है ज़्यादा ही पे करना पड़े, बट सिचुएशन कुछ भी हो। तो यानी कि तब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी तो मैंने प्रोविजन बना दिया। ठीक है, तो प्रोविजन में लायबिलिटी भी बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव कब है? जब आप लायबिलिटी या एक्सपेंस या लॉस को एसर्टेन ना कर पाए या डिटरमाइन ना कर पाए एग्जैक्ट फिगर या उसके आसपास, तो फिर आप प्रोविजन बनाइए, प्रोविजन बनाइए। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोविजन, correct or near to the correct profit or loss is ascertained, liability and assets are shown at correct values। तो ऐसे केस में assets and liabilities तो correct values पे आ गई, प्रॉफिट जो है आपका वो नियर टू करेक्ट या करेक्ट के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रोविजन आप इसलिए बनाते हैं। ओके, चलिए फीचर्स ऑफ प्रोविजन इससे क्या समझ में आया भैया? प्रोविजन इसका मतलब कि इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। देखिए इंग्लिश की यहां इशू आ सकती है कि भैया सेट असाइड का मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख था, ठीक है, तो प्रोविजन क्या है? इसमें से 10,000 हटा दिए, सेट असाइड, ये प्रोविजन हो गया। अब केस है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोल दीजिए या डाउटफुल डेब्ट बोल दीजिए, मैं डीडी लिख दे रहा हूं तो डाउटफुल डेब्ट हो जाएगा। तो इसी को इंग्लिश में लिख दिया, क्या लिख दिया? इट इज एन अमाउंट सेट असाइड, जो अलग कर दिया जाता है इनकम या प्रॉफिट में से। तो 10,000 में से अलग किया तभी तो 90,000 बचा, ये नेट प्रॉफिट 90,000 बचा, जो कि कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने थोड़ी तो पढ़ी हुई है ना। नाउ मेड टेम्पोरली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, पर ये क्या रहता है? टेम्पोररी रहता है। फिर अगली साल जो भी एग्जैक्ट होगा उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट हमने जब बनाया था तो उसमें सीखा था,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी देखिए जब सेल हो जाता है तो प्रोविजन हट जाता है, तो ये चेंज भी होता रहता है। नाउ द पर्पस फॉर विच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड, क्यों बनाया जाता है ये? सबसे पहली चीज, एन एंटिसिपेटेड लॉस विच हैज अकर्ड बट द अमाउंट इज नॉट असर्टेन्ड, यानी कि ऐसा लॉस है या होने वाला है जो मुझे पता है कि होगा, मगर मैं उसका अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तो मैं फिक्स्ड अमाउंट मुझे नहीं पता चल पा रहा है, मोटा मोटी समझ में आ रहा है, तो वो मोटा मोटी ही सही किताब में लिख तो दो, है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होने चाहिए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बात बोली गई है, ठीक है। नाउ अ नोन डिप्लीशन और डिम्यूलेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर मुझे पता है कि एसेट की वैल्यू में कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आएगा ही आएगा, तो प्रोविजन बना लीजिए ना। अभी ये नहीं पता कितना आएगा, पर ये पता है आएगा ही आएगा, तो जितना लग रहा है उसके हिसाब से प्रोविजन बना लीजिए। अ लायबिलिटी विच हैज बीन नोन टू हैव अराइजन, ऐसी कोई लायबिलिटी है जो मुझे पता है कि होगी, कितनी होगी अभी नहीं पता, तो प्रोविजन बना लीजिए। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, मुझे पता है इनकम है तो टैक्स तो लगेगा, जितना इनकम अभी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर जो एक्चुअल होगा थोड़ा सा सीए साहब अपना दिमाग लगा के टैक्स को थोड़ा चिक 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 करके बचा भी लेंगे, तो जब एग्जैक्ट पेमेंट आएगी तब देख लेंगे, पर अभी जितना लग रहा है उतना तो लिखिए भाई, उतना तो प्रोविजन बना के चलिए ना, ठीक है। तो ये पॉइंट है। नाउ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस or the depletion in the value of asset or the liability is not ascertained or ascertainable at time of accounting, तो प्रोविजन आप तब भी बनाते हैं जब एग्जैक्ट लॉस आपको नहीं पता, या आपकी वैल्यू इन एसेट में कितना डिप्लीशन यानी कितनी गिरावट आने वाली आपको नहीं पता, या फिर लायबिलिटी में क्या होने वाला नहीं पता, उसके अमाउंट को एसरटेन नहीं कर पा रहे, या उसको कर ही नहीं सकते, वो अमाउंट एसरटेनेबल ही नहीं है, तो एट दैट टाइम आप किसको यूज करते हो? प्रोविजन को यूज करते हो। इट इज अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज है, क्योंकि जितना प्रोविजन बढ़ेगा नेट प्रॉफिट उतना घटेगा। नेट प्रॉफिट घटने का मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले उसको माइनस किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए पीएल में जितने भी आप डेबिट साइड अमाउंट देखते हैं उन सभी को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, भाई प्रोविजन बनाना आखिर जरूरी क्यों है? तो देखिए, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट अर्निंग्स कंसीडर्ड necessary to provide for all losses that are expected to arise out of the transactions entered during the accounting period. सबसे पहली बात वही है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, आपको एक अमाउंट साइड में रखना पड़ता है अपने करंट अर्निंग से, जो कि आपको लगता है कि या तो लॉस होने वाला है, लॉस दैट आर एक्सपेक्टेड आपको लगता है टू अराइज आउट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू द ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जिसमें आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रोविजन बनाएंगे, यही उसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा, प्रोविजन इज मेड टू रिटेन फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रायर पीरियड्स, यानी कि अगर आपने प्रोविजन बना के रखा होगा तो आपके लिए आसान है, क्या आसान है? इज मेड टू रिटेन फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, आप फ्यूचर की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रख पाएंगे, आपको पता है कि कितना कैसे होना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रायर पीरियड्स, यानी पुराने पीरियड के अगर अचानक से लॉस आ गए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना, वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, वो लॉस पुराने किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, लेकिन आज बुक कर रहे हो। अगर आपने प्रोविजन बना रखा होगा उसी साल, तो आपने इस साल जो लॉस आपको अचानक से मिलेगा उसका पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है, तो आपके लिए फायदा है, अचानक से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढपक से नहीं गिरेगी। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? कि अगर मान लीजिए पिछले साल आपको पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर मुझे लॉस होने वाला है, तो आपने यहाँ पे 10,000 बुक कर दिया, ठीक है, करंट ईयर में, तो इस साइड पे अगर मान लीजिए 11,000 भी हुआ तो सिर्फ 1,000 का ही तो बढ़ा, है ना। पर अगर आपने इस साल बुक ही नहीं किया तो इस साल तो नेट प्रॉफिट आपका जो था बढ़ गया, देन नेक्स्ट ईयर अचानक से आप 11,000 लिख रहे हो, तो अचानक से लॉस हो गया ना, अचानक से लॉस बढ़ गया। तो इसीलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड ना रह जाए, तो जिस साल आपको फील आया आपने उसी साल इसको बुक कर दिया, इसलिए भी इसको बनाया जाता है। प्रोविजन इज मेड फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑफ अकाउंटिंग विच होल्ड्स provide for all the anticipated incomes by making a provision a part of the profits and corresponding assets are retained which otherwise could have been distributed as profits,
यानी कि यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपकी जो भी एंटिसिपेटेड इनकम्स है उसके अंदर से ये इसको निकाल के दे रहा है, क्योंकि कल को आपको लॉस हो सकता है। तो ये आपके लिए एक पॉइंट बनता है कि आपको अदरवाइज बाय मेकिंग अ प्रोविजन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड करस्पॉन्डिंग एसेट्स आर रिटेन्ड व्हिच अदरवाइज कुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। तो अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते तो वो जो हिस्सा आपने प्रोविजन में नहीं रखा, ये जो 10,000 रुपए था, अगर आप इसका प्रोविजन नहीं बनाते तो ये 1,00,000 रुपए चले जाते ना, चले जाते ओनर के पास। अगर आप कंपनी के केस में होते तो, क्योंकि अगर सिंगल हैं आप तो ठीक है भैया, मेरे पास ही तो है, मेरी कंपनी है। पर अगर आप कंपनी होते तो प्रोविजन कि वो पैसे अदर लोगों के पास, जिनके पास शेयर होते हैं उनके पास पहुंच जाते, उनसे वापस कैसे लेते आप, है ना। फिर अचानक से पीएनएल ठप हो जाती, तो इसलिए भी आपको ये देना पड़ता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रोविजन बनाना चाहिए, ठीक है। एनी लॉस और डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और any liability as may not have been provided against income or profit would effectively erode the capital of a business. Creation of provision is an attempt to maintain the capital of business intact. Provision for tax, ठीक है। erode, अब इंग्लिश टफ हो गई, समझते हैं इसको। देखिए, एनी लॉस या डिप्लीशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, यानी या तो कोई नुकसान या एसेट्स में गिरावट या फिर कोई भी लाइबिलिटी एज में नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इनकम, अगर इनकम के अगेंस्ट नहीं प्रोवाइड होती, या प्रॉफिट वुड विल इफेक्टिवली, और प्रॉफिट अगर प्रॉफिट या इनकम के अगेंस्ट नहीं लिखी होती तो फिर वो कहीं ना कहीं कैपिटल को इरोड करती। वुड इफेक्टिवली इरोड द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज एन अटेम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया तो फिर जो आपकी कैपिटल होगी, फर्स्ट ईयर देखिए क्या होगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास 1,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि आपने प्रोविजन नहीं बनाया, इसी पे टैक्स लगेगा 30%। कितना आएगा, तो 30,000 आ जाएगा 30%। 90,000 पे लगता तो 27,000 आता, तो यानी कि 3,000 जो है ये आपका एक्स्ट्रा टैक्स हुआ, है ना। अगर आपने 10,000 नहीं लिखे तो आपने 1,00,000 पे टैक्स लगाया, 30%, तो 30,000 आया। 90,000 पे लगाते तो कितना आता, 90,000 पे अगर आप लगाते, अगर प्रोविजन सही से बना के रखते तो 90,000 पे 30/100 करते तो कितना होता, 27,000। यानी कि 3,000 आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ गया, तो कैपिटल एरर हो गई ना। तो ये उसका एग्जाम्पल है, इसलिए भी प्रोविजन बनाना जरूरी है। टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ बिजनेस इंटैक्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा होता तो फिर आपको यहां पे एडवांटेज होता, अदरवाइज गए, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ हिस्सा आपका कैपिटल का ही चला गया, क्योंकि वो जो प्रॉफिट का हिस्सा बचता वो पार्टनर के कैपिटल में तो ऐड होता या ओनर के कैपिटल में तो ऐड होता, तो कैपिटल आपकी बढ़ती ना, पर वो टैक्स के रूप में टाटा बाय बाय करके चला गया, ठीक है। चलिए, तो ये वजह है जिसकी वजह से प्रोविजंस बनाने चाहिए। अब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिजर्व, देखिए प्रोविजन को फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोविजन का बेसिक मतलब ये है कि मुझे पता है कि एक लायबिलिटी आने वाली है या मुझे पता है कि एक लॉस आने वाला है, तो मुझे अगर पता है, बस ये नहीं पता एग्जैक्टली फिगर क्या है, तो मैं प्रोविजन बना देता हूं, ठीक है। जैसे डेटर में से मुझे 20,000 के डेटर है, 1,000 नहीं देंगे, तो मुझे पता है पॉसिबिलिटी लॉस ऑफ ₹1,000 एज बैड डेप्ट, तो मैंने आज से प्रोविजन बना लिया, तो मैंने अपने प्रॉफिट को आज से ही उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया, है ना, सही है। अगर मुझे यह पता है कि कल को मुझे एक लायबिलिटी अराइज होने वाली है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स के रूप में जमा करनी है, पर मैं अभी ये नहीं जानता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, ऐसा तो सही नहीं है। फिर अचानक से बनाना पड़ेगा तो आप उसका कैसे कैलकुलेशन करोगे, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है क्या है भैया अकाउंटिंग एंट्री, नहीं भाई, उसके लिए फंड भी तो रेज करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो जब आपको वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप अरेंजमेंट कैसे करोगे। तो आज आपने प्रोविजन बना लिया कि हाँ भाई इतना टैक्स मुझे पे करना है, याद रखना ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, तो उस हिसाब से अपनी बुक्स मेंटेन की, तो इसलिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। मुद्दे की बात बस इतनी है, ठीक है, बाकी तो फिर शब्दों का खेल होता है, ठीक है। प्रोविजन डन है, क्यों बनाना है, क्योंकि भैया अगर मुझे लॉस होने वाला है या लायबिलिटी अराइज होने वाली है, अभी से नहीं बनाऊंगा तो अचानक से होगी, तो कैसे सॉल्व करूंगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। और कब बनाना है, जब आपको वैल्यू एसरटेन नहीं कर पा रहे या करना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपको मालूम है कि 50,000 की पेमेंट है, तो फिर तो वो आपके लिए जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला है, तो आपके लिए लायबिलिटी हो गई,
ठीक है, अगर आपको मालूम है कि डेटर 1000 नहीं देंगे, आपके पास कंफर्म है, तो वो बैड डेप्ट हो गया, फिर वो प्रोविजन नहीं रहा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स। रिजर्व क्या है भैया? रिजर्व नाम से समझ में आ रहा है, कुछ रिजर्व करके रखा हुआ है। देखिए, रिजर्व्स आर द अमाउंट्स सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। वर्ड देखिए क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोला। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ? अब इस सिचुएशन में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट में से 10,000 माइनस करते फिर नेट प्रॉफिट। इस सिचुएशन में नेट प्रॉफिट आपके पास है, नेट प्रॉफिट लेट सपोज 90,000 है, ये आपके पास है। इसमें से कुछ चीजें आपने सोची कि यार कल को बिजनेस में काम आएगा, तो आपने जनरल रिजर्व बना लिया, यानी कि ये कल बिजनेस में कुछ भी काम आएगा तो ये यूज हो जाएगा किसी भी काम के लिए, जनरल रिजर्व। फिर आपके पास कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स, यानी इसी 90,000 में से आपने कुछ बांट दिया, जिसमें आपने कहा कि अगली साल मैं एक फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा, लेट सपोज एग्जांपल के लिए। तो यानी कि आपने इसमें से कुछ पैसे स्पेसिफिक रिजर्व रख लिए, तो ये पैसे सिर्फ उसी के लिए यूज होंगे। अगर आपने कहा मैं एक मान लीजिए मशीनरी खरीदूंगा, तो मशीनरी के लिए ही यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता, ये मशीनरी खरीदने में ही यूज होगा। यानी कि नेट प्रॉफिट में से बटेगा, तो इसको बोला जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया जाता है, पहले नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर इसमें से कुछ कुछ पैसे बचाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड, प्रॉफिट में से अलग करके रख दिए गए। एग्जाम्पल में जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व मैंने भी आपको बता दिया। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड, यानी कि उसमें से निकाला जा रहा है, वो नेट प्रॉफिट को कम नहीं कर रहा, नेट प्रॉफिट निकल चुका है, अब इसमें से टुकड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए आपने अमाउंट हटा दिया, प्रॉफिट में से अमाउंट हटा दिया। प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बेसिक डिफरेंस बस यही है, प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद की सिचुएशन रिजर्व की अंदर आती है। ऑफ द बिजनेस, रिजर्व्स आर नॉट सेट असाइड टू मीट अ लायबिलिटी और डेप्रिसिएशन। रिजर्व्स के पैसे आपकी लायबिलिटी मीटिंग करने के लिए नहीं होते कि रिजर्व से आपने पैसे निकाले और वेजेस के पेमेंट कर दी, नहीं, या किसी डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के लिए नहीं होते, बट इट इज सेट असाइड टू मीट नोन और अननोन कॉन्टिजेंसी दैट मे अराइज इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कोई कॉन्टिजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, उसको मीट करने के लिए अभी से आपने पैसे बचा के रख लिए कि यार अभी से अगर पैसे बचा के रखूंगा, कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, वहां काम आ जाएगा। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स क्या है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, देखिए ये स्पेसिफिक हो जाएगा, ऑफ डिविडेंड्स, रिजर्व्स फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एटसेट्रा, तो ये सब इसके यहाँ पे एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन एंड रिजर्व फॉर, ये डिविडेंड होगा यहाँ पे, रिजर्व। अब डिविडेंड क्या होता है ये तो पता है ना, शेयर होल्डर्स को जो हम पैसे बांट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार वर्ड होता है रिटेन अर्निंग, भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो 12th में आप सुन ही लेंगे। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है वो पैसा जो आपने रिटेन करके रख लिया, इसी नेट प्रॉफिट में से कुछ आपने यहाँ बांटा, कुछ आपने यहाँ बांटा, रिटेन अर्निंग्स, यानी आपने अपने पास रख लिया। ठीक है, तो कई बार जनरल रिजर्व्स जो होता है वो रिटेन अर्निंग में से ही निकाला जाता है, जो आपने अपने पास रख लिया उसी में से बांटा। ठीक है, जो आपने प्रॉफिट का हिस्सा होल्डर्स को बांट दिया, ठीक है, ओनर्स को बांट दिया, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अभी आप 11th क्लास में हैं तो आप उसको नेट प्रॉफिट समझ रहे हैं, है ना। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो कंपनी के केस में वो प्रॉफिट का हिस्सा जो बांटा जाता है ओनर्स को, यानी शेयर होल्डर्स को, तो वो आपके लिए डिविडेंड कहलाता है। यहां पे जो ओनर्स हैं वो एक्चुअली शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया, छोटी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, है ना। ठीक है, तो ये हो गया रिजर्व्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करना है। अगर आपको अगली साल बिजनेस को और बढ़ाना है तो भाई प्रॉफिट बचा के रखना पड़ेगा ना, उसको अपन घूमने के लिए थोड़ी भेज सकते हैं, या ओनर्स को थोड़ी दे सकते हैं, दे देंगे तो फिर प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। बिजनेस का एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारनी है तो इसीलिए आपने देखा होगा जिस भी कंपनी के रिजर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ने लगती है, जिसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटी है उसका रिडम्पशन के लिए, ठीक है। देन मीटिंग अनफोर्सीन कॉन्टिजेंसीज, कल को कोई हादसा हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो वहां पे मीट करने के लिए हो जाता है। मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, अगर आप चाहते हैं कि भाई इस साल हमें बम्पर प्रॉफिट हुआ तो इस साल आपने 100 रुपए बांट दिया, अगले साल कुछ नहीं हुआ तो 2 रुपए बांट दिया। इससे बेटर क्या है, 100 रुपए बांट मिले इस बार तो इस बार सिर्फ 50 किए, 50 अपने पास रख लिए। जब दूसरी साल सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहां से 48 हो गया, तो 50 यहां भी बटे, 50 यहां भी बटे।
ठीक है, और यहाँ पे 2 रुपये अभी भी रखे हुए हैं जो अगली साल और काम आ जाएंगे, यानी इवन बनाने के लिए भी रिजर्व्स रख लिए जाते हैं। देन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉज। यानी कि अगर आपको मान लीजिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, ये थोड़ा सा हाई लेवल बात होगी, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। डिवेंचर हमने समझ रखा है, जैसे शेयर्स होता है वैसे ही डिवेंचर होता है, बस शेयर्स में आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। डिवेंचर एकदम लोन की तरह है, इशू कागज की तरह ही हो रहा है, जैसे शेयर इशू होता है वैसे डिवेंचर भी इश्यूज होते हैं, बट उस पर जो बेनिफिट है वो लोन की तरह है कि एक तरीके से सामने वाले ने डिवेंचर आपसे खरीदे, आपको कैश दे दिया, कुछ टाइम के बाद ये कैश भी आपको लौटाना है, प्लस जब तक आप लौटा नहीं देते कैश तब तक आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो जैसे लोन पे होता है ना, लोन मिलता है फिर लोन भी चुकना है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकना है, तो वैसा ही डिवेंचर में होता है। पर डिवेंचर में क्योंकि अचानक से 5 साल बाद आपको अचानक से खूब सारे पैसे देने पड़े, आपके पास है कि नहीं है, तो उसके लिए इनकम टैक्स भाई इसके रिजर्व्स बनाते चलो, तो हम अपने प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ हिस्सा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखते जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब डिवेंचर को हमें लौटाना पड़ेगा, रिडम्पशन का पीरियड आएगा, तो उसके लिए एक रिजर्व बना लिया, ये स्पेसिफिक रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंस है रिजर्व्स की। फिर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या है, तो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ रिजर्व्स लेट अस क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट टाइप्स। पहला रिजर्व जो होता है वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है, दूसरा रिजर्व जो होता है कैपिटल रिजर्व कहलाता है। रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू इन नेचर जो नॉर्मल अपन करते हैं। कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वाले आइटम्स हैं उनको बेच कर जो आता है वो कैपिटल रिजर्व में आ जाता है। रेवेन्यू रिजर्व्स आर असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स ट्रेडिंग एंड पीएनएल के जो हमारे पास होते हैं, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उनको हम रेवेन्यू रिजर्व्स बोलते हैं। देन रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, इनको बोलते हैं जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? जनरल रिजर्व्स मैं नाम से बता दिया, इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, इट इज अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यानी कि ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, इनके साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं जुड़ा हुआ है कि इसी काम के लिए ये रिजर्व रखा हुआ है ना, ये कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी तो एक्सपेंशन के लिए पड़ी तो एक्सपेंशन के लिए यूज कर लिया, कोई कॉन्टिजेंसी हुई तो वहां यूज कर लिया। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सच रिजर्व्स स्ट्रेंथन्स, यानी कि जनरल रिजर्व जो होता है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है ऑफ अ बिजनेस, एग्जांपल इज जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे रिजर्व्स आपके लिए क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं कि कभी आपदा हुई तो भी आपके पास पैसे बचे हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना आया था, कोरोना आया तो बहुत सारे लोगों की मम्मी लोगों ने जो पैसे बचा रखे थे वो काम आए, या जो भी आपके पेरेंट्स ने रिजर्व कर रखे थे वो काम आए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई क्या है जिंदगी है, ऐश करेंगे बेड़ो, ऐश करेंगे, जो पैसा कमाएंगे खर्च करेंगे, जिंदगी जीनी है भाई, बुढ़ापे में क्या जिएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। बट आप कॉमन से हमेशा ध्यान रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एक वर्ड है, फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा होगा। अभी मैंने भी बहुत नहीं सीखी है, लेकिन कुछ कुछ तो मैंने भी सीखना स्टार्ट किया है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि जब आपदा आती है ना बॉस, किसी को बता के नहीं आती, बस आ जाती है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कोरोना ने ये चीज़ सिखाई है, बहुत सारे लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाए कह ही नहीं सकते कि क्या बोला जाए उनके लिए। तो अगर उन्होंने कुछ पैसे बचा के रखे होते तो वो वहाँ पर काम आ जाते उस समय। मतलब कोरोना का तो जितना भी बोला जाए कम ही लगता है ना, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें बढ़ गई, कभी कुछ मतलब सिलेंडर के पैसे बढ़ गए हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई किसी को देखने नहीं आ रहा, रिलेटिव्स नहीं जा पा रहे, कई लोग जाना चाहते थे बट क्योंकि कोरोना बीमारी ऐसी कि जाएंगे तो मर जाएंगे, बहुत कम लोगों ने वो हिम्मत दिखाई कि नहीं यार हम तो जाएंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे। उन सभी को सलाम है, उसमें बहुत सारे लोग डेथ भी कर गए, उन सभी को बस हम सलाम ही कर सकते हैं। तो इसलिए कई बार रिजर्व्स रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्टीजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे पूरा करेंगे, यही रिजर्व्स के पैसे काम आएंगे। इसीलिए पैसे खर्च करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि क्या वो खर्च ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही पैसे बचाए कंजूस मक्खी चूस बन जाए, बट एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस एक डायनामिक एनवायरनमेंट में है, कल कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश तो कर लो अपनी ओर से, कल को कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमने पैसे बचा के रखे पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, है ना। तो लेकिन एटलीस्ट आपकी कोशिश तो वो थी, रिजल्ट कल को कुछ भी हो सकता है पर कोशिश तो थी, और कोशिश थी तो 70-80% तो आपके पास चांस भी होगा बचने का या उस चीज़ को इस्तेमाल करने का। 10-20% बहुत रेयरेस्ट कंडीशन हो गई तो एक गड़बड़ बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास फ़ोन में पैसे हैं पर फ़ोन ही गायब हो गया, तो आप क्या ही कर सकते हैं,
लेकिन आपके पास पैसे हैं तो कोई ना कोई दूसरा तीसरा तरीका तो खोज पाएंगे हम। पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे खोजेंगे? तो बस यही चीज यहां पर है, क्या कि भाई यहां पर जिसके पास ये रिजर्व्स होते हैं ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, वो हर दुविधा से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइए कि आप इस बारे में जानते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो कमेंट में आप बता ही दोगे। नाउ स्पेसिफिक रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? जैसे अभी हमने देखा डिवेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जिसके साथ उसका रीजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ इज दैट रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ये, एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आपने कुछ ऐसे पैसे बचा रखे हैं कि अगर वर्कमैन, जो भी आपके वर्कर से काम करे, कुछ कंपेंसेशन कभी पे करना पड़ गया, खुदा ना खास्ता, जैसे हम किसी के साथ हो नहीं, लेकिन कभी मान लीजिए किसी की उंगली कट गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहां पे पैसे दे पाओगे ना? तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक। ये पैसा फिर सिर्फ इन्हीं के कंपेंसेशन में यूज होगा बॉस, और किसी काम में यूज नहीं होगा। इज अ स्पेसिफिक रिजर्व बिकॉज इट इज मेंटेन्ड टू पे कंपनसेशन टू वर्कमैन। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कुछ नाम है, ये सारे नाम आपके लिए क्या है? आर अदर एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। या फिर रिजर्व फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग, रिजर्व फॉर मेकिंग अ फर्नीचर, रिजर्व फॉर परचेजिंग अ मशीनरी, ये सारे आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। फिर ये रिजर्व्स उसी काम के लिए इस्तेमाल की जाएंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के, पहले तो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व था। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर दो हैं, जर्नल और स्पेसिफिक, ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। फिर अब आता है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। भाई रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, नेचर, सबसे पहले तो नेचर का डिफरेंस है। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट में से बांटा जाता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आने से पहले माइनस किया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट कम होता है, फिर लगाओ फिर प्रॉफिट कम, फिर लगाओ फिर प्रॉफिट कम, यानी कि ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। और ये प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से निकाले हुए हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक छोटू सा डिफरेंस है बस। पर्पस, इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन टू मीट अनफोर्सिन लायबिलिटीज। इट इज मेड टू नोन लायबिलिटीज और कॉन्टीजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, यानी ये तब लगाया जाता है जब मुझे पता है कि लॉस हो सकता है, तब मुझे पता है कि लायबिलिटी अकर हो सकती है, पर उसका अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, मुझे अभी अमाउंट क्लियर नहीं है, तो मैंने प्रोविजन बना दिया, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या? इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसके अंदर जाता है, हेंस प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड। तो यहां पे प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ये कब बनाएंगे हम? जब हम 12th में जाएंगे, तो वहां पे आप पार्टनर्स का मोटा मोटी व्यू ले लोगे। बेसिक पॉइंट ये है कि भैया नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद उसमें से जो जो हिस्से बांटे, जहां जहां बांटे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, ठीक है। 11th में है नहीं, पर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट में से जो जो हिस्सा जहां जहां बांटा, जिस जिस रिजर्व में रखा या डिविडेंड के रूप में बांटा, वो सब दिखा दो। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट को रिड्यूस भी करता है, प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। फिर इन्वेस्टमेंट, इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, आप रिजर्व के पैसे को कहीं और भी लगा सकते हो, है ना, किसी और बिजनेस में भी लगा सकते हो। इट इज नॉट इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्टेड है ही नहीं, ये तो पीएनएल को कम करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, unutilized part can be distributed as dividend and it reduced divisible profit। जाहिर सी बात है, फिर अगर आपके पास मतलब पैसा बच रहा है और आपने कुछ कुछ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी रख लिया, तो फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को भी तो पैसा दोगे ना यार, तो उनको दोगे तो यानी डिविडेंड में बांटोगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट या डिविडेंड, इट रिड्यूसेस द नेट प्रॉफिट, ये पहले ही नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद बांटोगे तो तुम बाद में देखना, पहले तुम नेट प्रॉफिट कम करो। यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट आ गया है, फिर अगर कुछ बच रहा है और आपको लग रहा है कि ओनर्स को बांटना है, तो फिर आप बांट सकते हो। कंपल्शन ऑफ प्रूडेंस, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। कई बार ये लीगल रिक्वायरमेंट्स, वही डीआरआर के केस में लीगल रिक्वायरमेंट्स और प्रूडेंस को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये भैया जी कंपल्सरली है। इट इज मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस, ठीक है, और ये कंपल्सरली भी होता है। प्रेजेंटेशन, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, मतलब कंपल्सरली भी नहीं कह सकते, बट ये होता है कि इसको बनाना जरूर चाहिए अगर आपको लग रहा है लॉस है तो, ठीक है, और मोस्टली लोग बना ही लेते हैं। और रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि अभी तक आपने देखा नहीं होगा, जब हम कंपनीज अकाउंट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा शेयर कैपिटल ये सब आता है, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको दिखाना होता है इस रिजर्व को, बट ये कहाँ जाएगा? करंट एंड लायबिलिटी के अंदर।
इट इज आइदर एज लाइबिलिटी अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज और डिडक्शन फ्रॉम द एसेट्स। या तो ये एसेट्स में से माइनस होंगे, वही बैड डेप्ट माइनस होते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट्स में से माइनस होता है, या तो फिर ये लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि साल के अंदर ये चेंजेस होते रहते हैं ऊपर नीचे, है ना। और ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हेडिंग होगी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। 12th क्लास में इसकी हेडिंग्स भी हैं, आपको फिर वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इतना समझ लीजिए कि हम 11th क्लास में क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं। एक्चुअली फॉर्मेट में रिजर्व एंड सरप्लस की एक हेडिंग होती है और जितने भी प्रॉफिट के हिस्से होते हैं सब वहां आ रहे होते हैं, ठीक है। आता ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ही है, पर ये बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी साइड आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कैपिटल रिजर्व्स, ये क्या होता है भैया, जरा इसके बारे में कुछ समझाओ। मैंने कहा ओके, आप बोले और मैं ना बताऊं, ये कैसे पॉसिबल है। तो बिसाइड्स द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस एंटिटीज फ्रॉम देयर नॉर्मल सोर्स ऑफ अर्निंग और रिड्यूसिंग रिकरिंग बेसिस, यानी कि हम नॉर्मल बिजनेस करके तो पैसा कमा ही रहे होते हैं, वो तो हम अभी भी कमा रहे हैं। दे ऑल्सो अर्न कैपिटल प्रॉफिट विच डू नॉट एक्योर देम ऑन रिक्योरिंग बेसिस, यानी आप कई और तरीकों से भी प्रॉफिट कमा रहे होते हो जो नॉर्मल तरीका नहीं है, तो फिर वो कैपिटल रिजर्व्स या कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम फिक्स्ड एसेट्स इसलिए थोड़ी खरीदते हैं कि हम उसको बेचें, अगर हम इसलिए खरीद रहे हैं तो वो तो नॉर्मल कोर्स हो गया। हम फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं गुड्स बनाने के लिए, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मशीनरी हमारे काम की नहीं रहती है, हमें लगता है कि चलो अब इसको बेच देते हैं, नहीं खरीदते हैं टेक्नोलॉजी किसी भी वजह से, तो फिर हम बेचते हैं। तो ये रिकरिंग इन नेचर नहीं है, कभी कभी होता है ना। तो इससे मिलने वाला अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे या कैपिटल रिजर्व कहेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अर्न्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, अब ये क्या होता है, ये नया पॉइंट है। 12th में होते तो आप रूबरू होते, 11th में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि मैं शेयर बेचना चाहता हूं 10 रुपए में, मैं तैयार हूं भाई, मैं तो शेयर बेचेगा 10 रुपए में, पर सामने लग गई है भीड़। इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ी तो जल्दी से मुझे बताइए प्राइस क्या होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सा पॉइंट है ना। अगर हमारे पास लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे डिमांड का मतलब वैसा वाला डिमांड नहीं तो आपको यहाँ तो इकोनॉमिक्स फेल हो गई, क्योंकि रिवर्स है। यहाँ पर बेसिक पॉइंट ये होता है कि अगर मेरे पास क्वांटिटी सप्लाइड वाला भी सिचुएशन, हाँ अरे नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, रुको 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 रुको, कंफ्यूज हो जाओगे आप नहीं तो, क्योंकि हाँ भैया ये क्या बता रहे हो। यहाँ पर अगर मेरे पास, मैं आपसे ही पूछता हूँ, मेरे पास 100 चीजें हैं, ठीक है, क्या है 100 चीजें। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलग भी केस होते हैं, और मांगने वाले आ गए 200, ठीक है। कोई 100 रुपए की चीज, मतलब 100 चीजें हैं 10 रुपए की, ठीक है, मान लो लेट सपोज ये कोई 100 आइटम्स हैं जो 10 रुपए के हैं, मांगने वाले लोग आ गए 200, मैं क्या करूंगा, पहले 100 को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं, मैं क्या करूंगा भाई 12 रुपए में लेना है तो लो, शातिर है भाई, दिस इज बिजनेस, कॉमियंस है हम, दिस इज बिजनेस, 12 रुपए में लो भैया जी, आ जाओ। तो इनमें से जाहिर सी बात है कुछ लोग चले जाएंगे, फिर मैंने कहा चलो 15 रुपए, तो अब इसमें से 100 लोग चले गए, तो कितने बचे, 100 लोग बचे। तो यानी कि मुझे क्या हो गया, 10 की चीज 15 में बेचा, यानी कि 5 का फायदा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं, कई बार क्या होता है कि आप शेयर 10 रुपए का बेचना चाहते पर लोग बहुत ज्यादा आ गए तो आपने प्राइस बढ़ा दी, तो भी लोग आ गए, तो वो जो प्राइस बढ़ गई, एक्चुअल प्राइस तो 10 रुपए थी ना, वो जो प्राइस 2 रुपए की बढ़ गई, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि इतने में भी लोग ले लेंगे भाई, अपना शेयर है बस, तो फिर ये जो 2 रुपए बढ़े इसी को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इस केस में डिवेंचर भी हो सकता है और शेयर्स भी हो सकता है, शेयर्स में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, डिवेंचर में भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है, ठीक है। तो बस ये भी आपके लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर, क्योंकि शेयर्स आप कभी कभी तो इशू करते हैं, रोज की खेती थोड़ी चल रही है ना, समझ रहे, रोज की खेती चलेगी तो वो तो आपके रेवेन्यू नेचर में चला जाएगा ना। प्रॉफिट अर्न ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर, ये भी एक नया टर्म है, यहां पे भी दिक्कत आ सकती है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब मैं एक शेयर इशू करता हूं, ठीक है, तो मैं जब शेयर इशू करता हूं तो इकट्ठे पैसे नहीं मिलते, कई बार स्टेजेस में मिलते हैं। 12th क्लास में पूरा चैप्टर है, अभी बेसिक फॉर्म में समझ लीजिए कि हमको स्टेजेस में पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर मैं 1000 शेयर इशू करना चाहता हूं तो फर्स्ट स्टेज पे मैंने 3 रुपए मांगे, सेकंड स्टेज पे मैंने 4 रुपए मांगे, फिर थर्ड स्टेज पे मैंने 3 रुपए मांगे, ऐसे करके मैंने टोटल 10 रुपए मांगे। अब सेकंड स्टेज में इस 1000 में 500 लोग होंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, 500 लोगों ने पैसे नहीं दिए, 4 रुपए देने थे, अब आप कहोगे 4 रुपए भी नहीं दे पा रहे, एग्जाम्पल है, समझे।
तो एग्जाम्पल में 500 लोगों ने पैसे नहीं दिए, अपनी को भैया क्या करें, क्या कहते हो, छोड़ दें इन्हें, हैं सांबा बोलिए क्या कहते हैं आप, छोड़ दें, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं नहीं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, भाई हमारे 500 रुपए में इतना खर्चा हुआ है, एडवर्टाइजिंग प्रोस्पेक्ट सब इशू किया और उसे इतनी सारी ये लिया है, सेबी के रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि इन शेयर्स को आप रख लीजिए, यानी शेयर फोरफिट कर लीजिए कि भैया इन आदमियों के नाम हटाओ, दोबारा से इनको बेचो, इन आदमियों के नाम हटाओ, दोबारा से इनको बेचो। पर इन आदमी ने यहां पे पैसे नहीं दिए, यहां तो दे दिए थे, दे दिए थे ना, पहली स्टेज पे तो पैसे दे दिए थे, यहां पर नहीं दिए। अब आप कहोगे भैया ऐसा कैसे, तो वे 3 रुपए वापस मांगते हैं, नहीं मिलते भाई आपसे मांगे थे आप दो, ऐसा नहीं होता कि भैया जी अब मैंने जो पहले दिए थे वो वापस कर दो, यहाँ ये वाला खेल नहीं चलता है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा भैया, तो ये 500 शेयर्स जो है कंपनी अपने पास रख लेती है और इसको री इशू करती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है री इशू कर रहे हैं तो कुछ फायदा नुकसान हो सकता है, तो वहां से जो प्रॉफिट अर्न होता है, हालांकि इसमें नुकसान के चांसेस नहीं होते हैं, री इशू में प्रॉफिट मिल ही जाता है, तो अगर, लेकिन नॉर्मल में मैं कह रहा हूं, वैसे एक्स्ट्रा लॉस भी हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर री इशू करके उनको प्रॉफिट अर्न हो गया तो वो क्यों हुआ, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स की वजह से। और शेयर्स क्या है, बैलेंस शीट का आइटम, वैसे भी आप समझ जाओ बैलेंस शीट के आइटम से अगर कुछ भी गेन हो रहा है ना, सीधा सा पॉइंट ऑफ कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा नॉर्मली केस में, ठीक है। ओके भैया जी, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अगर आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको भैया जी जब कंपनी काम ही नहीं चालू करे तो रेवेन्यू नेचर का तो हुआ ही नहीं वो, फिर आप उसको किस नेचर का मानोगे, कैपिटल नेचर का मानोगे, तो उसे कैपिटल रिजर्व कह देंगे। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब किसी से पैसे लिए 100 रुपए, ठीक है, आपको पे करने पड़ गए 110 रुपए 4 साल बाद 5 साल बाद, जब भी आपको डिवेंचर के पैसे लौटाने थे, तो वो लॉस हो गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो जाए, कि रिडम्पशन करते वक्त ही आपको कुछ ना कुछ फायदा हो गया। तो रिडम्पशन ऑन डिवेंचर, डिवेंचर क्या है, बैलेंस शीट का आइटम, लायबिलिटी साइड आता है, उसकी वजह से कुछ भी फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व है। फिर प्रॉफिट अर्न ऑन एक्वाइजेशन ऑफ अनदर बिजनेस एंटिटी, भाई आपने किसी बिजनेस को खरीद लिया, खरीदने में आपको फायदा हो गया, उसकी वैल्यू 1 लाख की थी लेट सपोज, और आपने उसको 90,000 में खरीद लिया, तो 10,000 का फायदा हो गया ना आपको, 1 लाख की वैल्यू को 90,000 का खरीद रहे हो तो 10,000 आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, क्योंकि ये रोज का बिजनेस नहीं है, रोज हम थोड़ी बिजनेस खरीदते बेचते हैं, ठीक है, तो ये कैपिटल रिजर्व हो गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज या कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व, देखिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, आप जब फिर वही बात है 12th में आएंगे तो आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी समझेंगे कि हर साल कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट्स अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यू करती रहती है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर रिवैल्यू करने में आपने एसेट सोचा था, आपकी बुक्स में 80,000 लिखा था, मार्केट में गए भाई साहब वो 80 की जगह 90 पे है, तो यानी कि 10,000 का आपका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। आपने सोचा था यार डेटर में से ना 5,000 लोग नहीं देंगे, तो 20,000 में से -5 कर दिया था आपने, अब अगली साल जब एक्चुअली आया तो 3,000 ने नहीं दिए, बाकी सबने दे दिए, तो मैंने तो 5,000 का लॉस सोचा था, 3,000 का हुआ, तो 2,000 का इस बार तरीके से प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यू करने में कुछ एडवांटेज हो गया, तो वो भी आपके लिए कैपिटल रिजर्व में आएगा या फिर कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, अगर आपने कोई रिडम्पशन रिजर्व्स क्रिएट कर रखे तो ये भी आपके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं जो कैपिटल रिजर्व्स के होते हैं। बेसिक पॉइंट ये कि बैलेंस शीट का कोई भी आइटम होगा ना, उससे कुछ भी इधर उधर करने से आपको मुनाफा हो रहा है तो भैया वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा या उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। रेवेन्यू वाला कौन सा होता है, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन, जिसको कोर एक्टिविटी से हम परचेज सेल करके कुछ पैसा कमाते हैं, वो आपके लिए रेवेन्यू रिजर्व में जाता है। ओके, अब आता है बारी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी भैया। तो इसका इस्तेमाल कहां होगा, सबसे पहली बात, अगर कोई भी कैपिटल लॉस हो गया आपको, इन्हीं वजहों में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भाई ठीक है, अगर यही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया तो यही पैसा वहां इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यूज होगा। अगर आपने कभी किसी को बोनस शेयर इशू किए तो यही पैसे वहां इस्तेमाल होगा। अगर आपने प्रॉफिट, सच प्रॉफिट्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एज सच प्रॉफिट्स आर नॉट रिकरिंग नेचर, हाउएवर कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा ये देखिए, ये पॉइंट अलग है ना। नाउ पहले तो ये मैंने बता दिया कि भाई कैपिटल जो नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं वो कहां यूज होते हैं। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड बांटते हैं रेवेन्यू रिजर्व से, बट नॉर्मली हम कैपिटल प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते, कुछ केसेस में दे सकते हैं। तो यहां पर वो बात हो रही है कि पहला, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि कंपनी दे सकती है तो फिर आप दे सकते हैं।
कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड, अगर कैपिटल प्रॉफिट एक्चुअली में आपको रियलाइज्ड भी हो गया, सिर्फ किताबी भाषा में नहीं कहा गया है, एंड ऑल द फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लॉसेस बी सेट ऑफ, एनी प्रॉफिट्स आफ्टर सेट ऑफ एंड लॉसेस में यूटिलाइज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर मान लीजिए आपने फिक्स्ड एसेट से कुछ या रिवैल्यूएशन से कुछ भी प्रॉफिट कमाया और जो भी लॉस भी हुए, क्योंकि कुछ एसेट्स पे फायदा हुआ तो कुछ पे लॉस हुआ, आपने वो सेट ऑफ किया, फिर भी कोई प्रॉफिट बच गया है, तो फिर आप शेयर होल्डर्स को बांट सकते हो। देखिए सबसे पहली दो लाइनें जो हैं वो ये कह रही हैं कि भैया जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो उसको सबसे पहले तो आप कैपिटल लॉसेस को खत्म करने में सेट ऑफ, जैसे हमने जीएसटी में पढ़ा था ना, इनपुट आउटपुट से सेट ऑफ होता है, ऐसे ही कैपिटल प्रॉफिट हुए, कुछ कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ कर दीजिए। ओके, फिर अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो आप बोनस शेयर्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस शेयर क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कई बार कंपनीज ना अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, इंप्लॉइज को खुश करने के लिए, किसी को भी खुश करने के लिए बोनस शेयर दे देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको उस शेयर के पैसे नहीं देने, आपके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, पर कंपनी की तो कॉस्ट लगी ना भाई, तो वो कॉस्ट, क्योंकि किसी को आप शेयर इशू कर रहे हो तो बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं, तो वो कॉस्ट कैसे बियर करोगे, तो आप यही रिजर्व के पैसे से वहां एडजस्ट कर लेते हो और वो बोनस शेयर्स उनको इशू कर देते हो। अब एक पॉइंट होता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, उसी में डिविडेंड आप बांट सकते हो, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं बांट सकते। ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट उसके बारे में बता रहा है कि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को आप डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते, लेकिन अगर सर्टेन कंडीशन डिक्लेयर हो जाए तो फिर आप कर सकते हो। पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपसे कह रहा है तो आप बांट दो, या फिर जो कैपिटल प्रॉफिट्स है वो रियलाइज्ड हो चुके हैं, किताबी नहीं दिख रहे, रियलाइज्ड भी हो चुके हैं आपकी जेब में, तो आप बांट सकते हो। या फिर जो फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड हुए थे और उसमें किसी पे लॉस मिला, किसी पे प्रॉफिट मिला, वो सब सेट ऑफ हो गया, सारे सब चीज सेट ऑफ हो गई, फिर भी पैसा बच गया, तो आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। ठीक है, यानी कि जितने भी कैपिटल नेचर के लॉसेस हैं सबसे पहले उनको सेट ऑफ करो, फिर भी अगर लास्ट में पैसा बच रहा है और कोई लॉस वॉस कुछ नहीं बच रहा, तो फिर आप इसको डिविडेंड के रूप में बांट दोगे। कैपिटल नेचर का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बैलेंस शीट का आइटम है ना। चलो, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स क्या हुआ भैया जी, इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, सोर्स, it is created out of business profit or revenue profit which arise from normal operations of business activity, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन से होता है रेवेन्यू रिजर्व्स। ये कब होता है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स डू नॉट एक्योर रिक्योरिंग बेसिस, रिक्योरिंग यानी रेगुलर नहीं होती है, फिक्स्ड एसेट्स कभी कभी सेल होते हैं, है ना, कभी कभी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, हमेशा नहीं होता, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने में भी नहीं होता है ना, ये इसका है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, नॉर्मली रेवेन्यू रिजर्व्स तो आप बांट ही सकते हो, आर इन नेचर ऑफ जनरल रिजर्व, आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स, हाउएवर स्पेसिफिक रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। यानी कि अगर आपके पास प्रॉफिट है जनरल वाले तो वो तो आप बांट सकते हो, स्पेसिफिक रिजर्व अगर आपने बना दिया तो वो स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक रीजन के लिए ही यूज होंगे, कहीं और यूज नहीं होंगे। बट नॉर्मली रेवेन्यू रिजर्व में कोई जनरल रिजर्व के प्रॉफिट्स है तो वो बढ़ सकते हैं, यहां पर नहीं बढ़ सकते। यूजुअली कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, हाउएवर बट अगर डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस इन द कंपनीज एक्ट 2013, और वो कंडीशंस कौन सी हैं, ये हैं वो कंडीशंस। ठीक है, तो बट भी सकता है। ओके, ये हालांकि आपको 12th में या उससे आगे चल के ज्यादा समझ आएगा, पर अगर अभी भी आपने समझ लिया ना बॉस, तो उस्ताद हो आप, फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और मुझे पक्का पता है आप तो समझ जाओगे, इंटेलो हो, है कि नहीं। नाउ, revenue reserves are used to meet unforeseen contingencies and for declaration of dividend among shareholders, ये इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल क्या होता है भैया, कैपिटल प्रॉफिट आर यूज्ड टू राइट ऑफ, सबसे पहला कैपिटल लॉसेस, दूसरा इशू ऑफ बोनस शेयर्स अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये दो इसके यूजेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेचर ऑफ रिजर्व्स क्या होते हैं एंड रिजर्व फंड क्या होता है, ये कुछ अलग अलग नाम होते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, रिजर्व्स इज एन एप्रोप्रिएशन, रिजर्व क्या है, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एंड दस बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर्स जस्ट एज कैपिटल डज। It being appropriation of profit, reserves reduce divisible profit and can be invested outside of securities. Reserves are shown on the liability side of the balance sheet. Reserves क्या है, एक प्रकार का appropriation of profit है। Thus this belongs to owner, owner को ही belong करता है ये। Thus belongs to the proprietor just as capital does, जैसा capital है वैसे reserves भी उन्हीं को belong करता है। It being an appropriation of profit, क्योंकि appropriation of profit है, रिजर्व्स रिड्यूस डिविजिबल प्रॉफिट एंड कैन बी इन्वेस्टेड, यानी कि इन रिजर्व्स के पैसे को आपने नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है, याद रखिएगा नेट प्रॉफिट में से ही आप ये सब बांट रहे हैं,
तो आप इसको डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं, आप इसको जनरल रिजर्व रख सकते हैं, या इन्हीं में से कोई हिस्सा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिजर्व है। रिजर्व में ये सारे यूज है। रिजर्व फंड क्या है? व्हेन रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड in outside securities and such securities are earmarked for particular purpose denoted by the reserve fund is known as reserve fund. The reserve is known as reserve fund. A business will invest the funds outside only if. Now अगर मान लीजिए आपने कोई रिजर्व का पैसा यही इन्वेस्ट कर दिया अदर एंटिटी में, तो इसको बोलते हैं रिजर्व फंड। क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड। ऑल्दो आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। रिजर्व फंड ये भी कह देते हैं कि वो पैसे जो आपने कहीं इन्वेस्ट करने पर रिजर्व करके रखे हुए हैं, है ना। तो बहुत सारी वर्डिंग्स है। बेसिक पॉइंट ये है कि इसमें वो अमाउंट आएगा जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अदर एंटिटी में, ठीक है, पर वो पैसा यहीं से निकलेगा, अलग से कहीं से नहीं आता, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ पर ये आप कब कर सकते हो? पहला, रेडी कैश इज नेसेसरी ऑन सर्टेन डेट, यानी आपके पास कैश में ये अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, द फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ, यानी कि आपको वो पैसा दूसरी कंपनी में तभी लगाना, तब ये नहीं कि भाई हमारी ही कंपनी प्रॉफिटेबल है फिर भी हम दूसरी में लगा रहे हैं। भाई उससे ज्यादा अगर हम कमाएंगे तो वो पैसा हमें अपने में लगाना चाहिए ना, हम दूसरे में क्यों लगाए? अब सवाल आएगा भैया ऐसा कौन बेवकूफ करता होगा? तो देखिए, प्रोप्राइटर के केस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कंपनी के केस में मैनेजमेंट को वहां से कुछ पैसा वैसा मिला, उन्होंने सोचा ये रिजर्व यहाँ लगा दो, इसकी भी वैल्यू बढ़ गई, शेयर में मार्केट बढ़ गई, मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे दूर से कहीं से। खेल बहुत बड़े होते हैं गुरु, ऐसे छोटे मोटे खेल नहीं होते कि मेरी कंपनी ज्यादा पैसा अर्न कर सकती है पर मैं पैसा कहीं और लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? कोई ना कोई एडवांटेज होगा ना, समझ रहे हो? क्या पता मैंने उसके शेयर खरीद रखे, जैसे उसके पास रिजर्व के पैसे गए उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट जैसे ही बढ़ती हुई दिखी सबको लगा भाई कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया हाथ में, धड़ाधड़ उनके शेयर खरीद ली। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो इसलिए यहां पर यह भी देखना था, फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ। ठीक है, तो वो कहीं और पे यूज नहीं करना है। नाउ इट शुड बी रिमेंबर दैट अ रिजर्व फंड एंड द डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज कैन नॉट बी एग्जिस्ट टुगेदर। अच्छा, एक और पॉइंट है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। रेडी कैश इज नेसेसरी ऑन अ सर्टेन डेट और द फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ। हाँ, मतलब हमारे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, नाउ एक और चीज है कि रिजर्व फंड भी आप तभी बना पाओगे जब आपके जो भी लॉसेस हैं वो हट गए हों। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका रिजर्व फंड यानी पुराना पैसा कुछ बचा हुआ है, इस साल आपको हो गया लॉस फिर भी आप किसी और में लगा रहे हो, नहीं, इस साल के लॉस को पहले सेट ऑफ करोगे। यानी कोई भी लॉस आपकी किताब में नहीं होना चाहिए, तब वो पैसे फिर भी अगर आपके पास रिजर्व में तो दूसरी कंपनी में लगाओगे। ठीक है, ये कंडीशन से आपको ध्यान रखना है। एक रिजर्व फंड का अलग टॉपिक था, रिजर्व फंड का अलग टॉपिक में हमें यह बताया गया कि कई बार आपके पास इतना पैसा बच गया कि आपने जनरल रिजर्व भी रख लिया, कहीं कहीं भी रख लिया, डिविडेंड के रूप में बांट दिया, फिर भी पैसा बच गया है। अब आप सोचो किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, या आपके पास कुछ पैसा है जो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके दो कंडीशन है, पहला तो रेडीली कैश अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा आपके बिजनेस में उससे ज्यादा प्रॉफिट ना हो रहा हो। ठीक है, देखिए, द फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ, यानी कि वो फंड अगर हम अपने में इन्वेस्ट करेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं देगा, अगले का बिजनेस ज्यादा देगा तब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दो रीजन। तीसरा, आपके पास कोई भी लॉस, आपके खुद के पास डेबिट बैलेंस मतलब लॉस ही होता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं है यानी लॉस नहीं है। ठीक है, अदरवाइज कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो रिजर्व फंड होगा या तो लॉस होगा, तो लॉस को आपको पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि रिजर्व फंड है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक और होता है जो नॉर्मली तो आपको नहीं मिलेगा सुनने को, पर सीक्रेट रिजर्व बुक में था एक जगह, तो मैंने कहा चलो ये भी बता दिया जाए। ये सीक्रेट रिजर्व्स वैसे तो अलाउ ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे बनाए भी जा सकते हैं। जैसे कि सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व, इट इज अ रिजर्व दैट एग्जिस्टेंस एंड और अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होता है, ये छिपा हुआ होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, इसलिए बहुत सारी बुक्स में नहीं था बट कुछ में था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ सरप्लस और एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी कि आपके पास पैसे हैं पर वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं हो रहे, ये एक हिडन रिजर्व्स होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास सरप्लस यानी एसेट ज्यादा है ओवर लायबिलिटीज, एंड दैट सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज्ड और शोन बाय द बैलेंस शीट। सच reserves are created by showing the assets at a lower amount and the liabilities as a higher amount। यानी कि अगर कभी आपने किसी एसेट को लोअर अमाउंट पे कर दिया, ठीक है,
आपको पता है जैसे डेटर वाला केस है, प्रोविजन वाला केस है। अब देखिए डेटर है 20,000 का, ठीक है, आपको मालूम है कि इसमें से 1,000 लोग हैं जो मुझे पैसे नहीं देंगे, पर मैंने प्रोविजन बना लिया 5,000 का, ठीक है, तो यानी कि मेरे को कितना जा रहा होगा बाहर डेटर के अमाउंट में, 15,000 जा रहा होगा। यार ये मेरे लिए गुत्थी हो गई कि मेरा फाइव ऐसे बार बार बन जाता है, क्यों बन जाता है पता नहीं आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, है ना। ये देखिए ये 15,000 है, ठीक है, तो 15,000 मेरे पास बैलेंस शीट में बाहर जाएगा, जबकि मुझे पता है कि एक्चुअली जो लोग मुझे पैसा नहीं देंगे वो 1,000 होंगे, फिर भी मैंने 5,000। अब सवाल है भैया ये ऐसे कैसे बन जाता है, कई बार बन जाता है क्योंकि एजम्पशन बेस है ना, एजम्पशन बेस में थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना, थोड़े बहुत से ही तो काम बन जाता है। वैसे ये लीगली पॉसिबल नहीं होता है लेकिन बना रहे हैं, है ना, अदरवाइज किसी को पता चल गया तो जाहिर सी बात है तो टपकेंगे, जेल में जाएंगे, अच्छा बेटा ऐसे कर रहे हो तुम, ये तो ट्रू एंड फेयर व्यू के अगेंस्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने वर्ड पढ़ा है ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप समझ पाए कि ऐसे कुछ कुछ खेल हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलते, नहीं पता तो चलते हैं लेकिन ये अलाउड हो गया एक तरीके से, पर छुट्टू सा, बहुत ज्यादा अंतर होता है तो दिक्कत आती है। तो अब देखिए 20,000 आपको दिख रहा है, आपके एसेट्स भी चलेगा। अब ये प्रोविजन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड गया होगा, डेबिट साइड गया होगा। जब आपने यहाँ 5,000 लिखा होगा तो लेट सपोज अगर यहाँ पे 25,000 का नेट ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होगा, 20,000 आ रहा होगा, जबकि आना कितना चाहिए था, अगर 1,000 लिखते तो यहाँ पे 24,000 आता, 4,000 का आपने कम दिखाया नेट प्रॉफिट, एक तरीके से 4,000 रुपये आपने बचा लिए। अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अगली साल अब वापस इसको 5 की जगह 1 कर सकते हो ना, तो आपके पास अचानक से अगली साल क्या हो जाएगा, 4,000 का प्रॉफिट दिखने लगेगा। जैसे ही आप इसको एक्चुअल 1,000 पे लाओगे तो 4,000 का प्रॉफिट दिखने लग जाएगा ना, तो आपके लिए क्या हो गया, ये एक फायदे की चीज हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं भाई जी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल मात्र दिया, अब ऐसे और भी रीजंस हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला, सम ऑफ द व्यूज इन विच सीक्रेट रिजर्व्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस आर, द फर्स्ट थिंग इज बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन का रेट ही बढ़ा दिया तो फिर जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ गया, पीएल में ज्यादा डेप्रिसिएशन गया, प्रॉफिट कम हो गया। अब जिस दिन भी प्रोविजन का आप सेटलमेंट करोगे तो उस दिन वो इफेक्ट दिखने लगेगा, लेकिन तब तक तो आपका प्रॉफिट कम कम है ना, तो आपके पास एक सीक्रेट रिजर्व बन गया। या फिर अंडर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल, आपने स्टॉक की वैल्यू ही अंडर वैल्यू कर दी, स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू कर दी, इसका मतलब आपको पता है कि अगली साल जब मैं इसको बेचूंगा, क्लोजिंग स्टॉक आपने 20,000 पे रख दिया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपने कितने पे रख दिया, 20,000 पे रख दिया। आपको पता है कि अगली साल बेचकर मैं इसे 40,000 रुपए कमा लूंगा, लेकिन अगर आपने इस क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 पे रखा तो देखिए ना, याद है आपको यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम, ठीक है, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस करके यहां ग्रॉस प्रॉफिट आता था। तो अगर मैंने यहां कम लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो कम हुआ, अगर ये ज्यादा किया तो इसी को तो जोड़ के यहां बढ़ाऊंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन कम लिखा है तो इसका मतलब जब तक मेरी अगला साल नहीं आएगा तब तक के लिए मैंने एक रिजर्व छुट्टू सा बचा के रख लिया, ठीक है। बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजंस ऑफ बैड डेब्ट्स और अदर कॉन्टिजेंसीज, ये एग्जांपल मैंने बता ही दिया कि बैड डेब्ट पे या उस पे एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट कर दिया। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको पीएनएल में चार्ज कर दिया, हमने ऐसा पढ़ा था ना, याद है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं काउंट करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे प्रॉफिट एंड लॉस में असर पड़ता है, बैलेंस शीट्स की वैल्यूएशन में असर पड़ता है। पर आपने सोचा कि रिजर्व थोड़ा सा बनाना है तो कोई नहीं, एक कैरियज हमने जो मशीनरी खरीदने पे खर्च किया था उसको इधर डाल दो, ऑल्दो ये लीगली अलाउ नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पकड़े गए तो दक्कर हुआ, क्योंकि यहाँ इंटेंशंस भी हैं, है ना, पर थ्योरी है, किताब में है, तो मैंने कहा चलो बता तो दिया ही जाए आपको, थोड़ा सा खेल अभी से आप समझ जाओ, कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद खेलने से पहले पता तो होना चाहिए कैसे कैसे खेलते हैं लोग, तो आपका भी आइडिया, आपका भी दिमाग खुलेगा, आप भी अपना दिमाग लगाओगे। बाय शोइंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एज अ रियल लायबिलिटी, यानी कोई ऐसी लायबिलिटी थी जो अनफोर्सिन कंडीशन पे डिपेंडेंट थी कि कल को अगर ऐसा होगा तो मुझे ये पेमेंट करना पड़ जाएगा, आपने कहा भाई होगा ले लायबिलिटी में डाल दो इसको, मुझे पता है मेरे को लायबिलिटी हो गई यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है ऐसे कर दिया आपने, तो यानी कि भाई वो लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कल को केस आपके फेवर में आया तो वो लायबिलिटी हट गई, तो तब तक के लिए आपके लिए एक रिजर्व क्रिएट हो गया। नाउ बाय ग्रुपिंग फ्री रिजर्व्स एज क्रेडिटर, अगर आपने फ्री रिजर्व्स को क्रेडिटर बना दिया, ये तो हालांकि बहुत ही रेयर चांस है, ऑडिट में पकड़े गए तो भैया ये तो सीधे ही चले जाएंगे, प्रोविजन फॉर रिजर्व्स में या यहाँ पर कुछ कुछ चीजों में आप
कर दोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो सीधा ही चले जाएंगे। लेकिन लेट सपोज आपने फ्री रिजर्व्स को क्रेडिटर बना दिया, तो फ्री रिजर्व्स लाइबिलिटी साइड आती है, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड आते हैं, बैलेंस शीट तो आपकी मैच हो गई। लेकिन जो हिस्सा प्रॉफिट का था वो क्रेडिटर के नाम पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें तो इनकम टैक्स वाले पकड़ ली तो वॉट लगा देंगे इनकी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप सीक्रेट रिजर्व्स भी बना सकते हो। लीगली ये अलाउड नहीं है, कुछ तरीके हैं जो यूज किए जाते हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा, किसी को ऐसे क्यों बदनाम करें, किसी भी पर्सन के द्वारा, है ना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सीक्रेट रिजर्व था, ठीक है, बस खत्म। फिर अब और क्या बचता है, तो और बस एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व बचते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल ऑफ कंसर्न एंड आल्सो स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सीक्रेट रिजर्व का हथियार आ गया, जब भी जरूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरा, इट अनेबल्स द डायरेक्टर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम एज एंड व्हेन प्रॉफिट रिड्यूसेस, द डायरेक्टर्स कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड बाय यूटिलाइजिंग इट। यानी कि डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी तो प्रॉफिट को खुला छोड़ देंगे, तो यहां से वो सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हैवी लॉसेस अगर कभी हो गए एक्सेप्शनल नेचर या एक्सेप्शनल केसेस में, तो विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट, द पब्लिश स्टेटमेंट्स एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो इसमें अगर बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हो गए तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, है ना, कैन बी मेट, तो यहां पर ये इसके थ्रू उसको मेट करा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स क्या है, सबसे पहली बात वही जो वर्ड है, द बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। और यही तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉस, उसको पता चल गया तो कान पकड़ खींचे, कान तो नहीं, ऑडिट रिपोर्ट होती है वहां पे पक्का लिख देगा, और अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिख दिया ना बॉस, हिल जाती है कंपनी, अच्छे अच्छे लोग हिलते हैं, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ शेयर्स गोज डाउन इन द मार्केट, जाहिर सी बात है अगर आपका प्रॉफिट कम दिखा रहे हो आप, तो मार्केट क्या कहेगा, अरे भाई ये कंपनी तो प्रॉफिट कमाती ही नहीं है, खर्चे ही खर्चे कर रही है, हटाओ, मार्केट में वैल्यू आपकी डाउन हो सकती है, ये एक रिस्क आ जाता है। एंड शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, जाहिर सी बात है क्योंकि आप प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हो, तो शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा प्रॉफिट का मिलना चाहिए वो भी तो कम मिलेगा। अब इसमें अगला कहेगा, अरे भैया तो क्या हो गया, अगली बार यूज भी तो होगा, लेकिन उस ईयर तो नहीं मिला ना, अगली बार पता नहीं क्या ही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से डिसएडवांटेजेस हैं, ये पॉइंट है जिसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व्स बनाए जाते हैं। ऑल्दो ये हर बुक में नहीं है, कुछ बुक में था, तो मैंने कहा चलो आपको बता तो दिया ही जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। आपका शायद अगर आप बहुत नर्ड टाइप के होंगे या कॉमर्स की दुनिया में कुछ अंदर से जज्बा होगा ना करने का, तो आपको इस फीलिंग में मजा आएगा कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, तो आपका दिमाग खुल सकता है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक लेकर आ गया हूं ताकि आपको पता तो चले यार, थोड़ा दिमाग ओपन तो करें। 11th क्लास में तो जरूरी थोड़ी कि पहली बार है, पहली कक्षा है, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, क्या पता आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप पढ़ाई लाते जाओ, हम सब करते जाएंगे, तो इसके उनके लिए इंटरेस्टिंग भी था, इसलिए भी, ठीक है। चलिए, तो फिर यहां पर आकर हमारा चैप्टर होता है खत्म, और हम जो लास्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे पूछिए, हम हमेशा साथ में हैं। इसके बाद आपके पास फाइनेंशियल विद स्टेटमेंट भी आएगा, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है। चलिए, ये अलग से था इसलिए अलग से रखा है, स्पेसिफिकली बनाया हुआ है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको बच्चे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि या तो ये कम मार्क्स का आता है या तो इसमें से बहुत ज्यादा आता ही नहीं है ना। पर मेरे हिसाब से ये नॉलेज के लिए जरूरी है, बड़े बड़े खेल समझने के लिए जरूरी है। प्रोविजंस वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, सीए में जाओगे तो आप जब वहां प्रोविजन वर्ड सुनोगे, अरे यार अगर पहले पढ़ लेता तो समझ में आ जाता। 12th में भी प्रोविजंस वर्ड आप सुनेंगे, फिर वही टी करेंगे, ठीक है। तो जो आज सीख सकते हैं उसे आज ही सीख लो बॉस, आज कर। वो कबीर जी कह के गए ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले आएगी, बहुरी करेगा कब। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। और फिर जो हमारा मोटो है कि पढ़ाई लिखाई तो चलती ही रहती है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, मुस्कुरा के मिलिए, जिससे भी मिलिए पॉजिटिविटी फैलती ही रहेगी। एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी, एंड स्माइल लाइक दिस।